जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक सदारती रेफरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल दरख्वास्तें दायर हो रही हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा, सीनियर वकला और वकला तंजीमों की तरफ से अब तक सदारती रेफरेंस के खिलाफ 6 दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। इस हवाले से जो नई दरख्वास्त दायर की गई है वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सीनियर वकील रशीद रिजवी ने दायर की है। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत और मालूमात गैर कानूनी निगरानी का नतीजा हो सकती हैं और आला अदलिया के जजिस की इस तरह निगरानी की इजाज़त देना जजिस को ब्लैकमेल करने के लिए लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा को लेकर बार्स में अब यह बहस शुरू हो गई है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन पहले जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी दूसरी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस के खिलाफ दीगर ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों समेत मेरी पहली आईनी दरख्वास्त को ऐसे फुल कोर्ट के सामने रखे जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहल जजेस पर मुश्तमिल हो। ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ रेफरेंस है। इसकी नज़ीर हमें इफ्तिखार चौधरी के केस में मिलती है। जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मजीद कहा कि मेरी इस दरख्वास्त में जो मामलात उठाए गए हैं उन्हें भी फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। वाज़ेह रहे कि जस्टिस फाइज ईसा ने जो दरख्वास्त दायर की थी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हालिया फैसले के खिलाफ थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदर को खत लिखने का रेफरेंस मुस्तरद किया था, मगर फिर भी दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस फैसले को भी चैलेंज कर दिया। जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मेरे खिलाफ सदर को खत लिखने का रेफरेंस जो मुस्तरद किया गया वो एक ऐसी जीत है जिसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि इस फैसले में मुझे सुने बगैर कम वक़्त किया गया, मेरी सरजनिश की गई। जस्टिस फाइज ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काउंसिल के फैसले को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शाया किया गया। मेरी मालूमात के मुताबिक ये पहली मर्तबा था जब काउंसिल की तरफ से जज के खिलाफ कोई शिकायत मुस्तरद करने के बावजूद भी उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शाया किया गया हो। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने फैसले में करार दिया कि वहीद बट अपने इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम हुए और उनकी शिकायत को मुस्तरद करने के लिए यह बात खुद काफ़ी थी। अगर मामला यहाँ ख़त्म हो जाता तो मैं मुतासिर नहीं होता, मगर जो फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने लिखा उसमें काउंसिल के सरबरा और मौजूद चीफ जस्टिस आगे चले गए। उन्होंने मेरे खिलाफ तहकीर आमेज रिमार्क्स दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काउंसिल ने सदर को ख़त लिखने के रेफरेंस पर फैसले में सदारती रेफरेंस से मुतालिक भी राय दी है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। काउंसिल को फैसला चीफ जस्टिस ने खुद काउंसिल का फैसला तहरीर किया था, जिसमें मेरी तरफ से सदर को लिखे गए ख़त का जिक्र भी किया गया और इसमें वज़ीर आज़म से हमदर्दी भी की गई और मेरी सरजनिश की गई। काउंसिल ने अपने फैसले में लिखा कि इन खतूत के ज़रिए वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान को घसीटना एक अच्छा अमल नहीं, मगर फैसले में इस हकीकत को नज़रअंदाज किया गया कि ये वज़ीर आज़म ही थे जिनके मशवरे पर सदारती रेफरेंस मेरे खिलाफ दायर किया गया। मैंने वज़ीर आज़म की इस बदनीयती को पहले ही जाहिर कर दिया था, जिन्होंने सदारती रेफरेंस की शिकायत से पहले ही प्रॉक्सी शिकायत गुजार डोगर के जरिए मेरे खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया था। ये मैं नहीं बल्कि वज़ीर आज़म थे जिन्होंने मुझे और मेरे ख़ानदान को घसीटा। मेरी अहलिया और मेरे बच्चों की गैर कानूनी तौर पर निगरानी की गई, उनके ज़ाती डेटा और खुफिया रिकॉर्ड की तफ्तीश की गई। इन मालूमात को लेकर मेरे खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले में वज़ीर आज़म और उनकी टीम की तरफ से किए जाने वाले गलत कामों को नज़रअंदाज किया गया और अपनी तमाम हमदर्दी वज़ीर आज़म के लिए जाहिर की गई। जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला जो चीफ जस्टिस ने तहरीर किया उस पर मेरी जहनी हालत पर भी अपनी राय दी गई। उन्होंने मुझे बेइज्जत किया और सख्त तरीन तरीक़े से मेरी तहक़ीर की। इसकी वजह ढूंढने के ख्याल पर यह बात मेरे जहन में आई कि चीफ जस्टिस ने एक दफ़ा मुझसे एक ऐसे केस पर बात की जिसकी मैं समाअत कर रहा था। ये बात रेफरेंस के दायर होने से तकरीबन 9 महीने पहले की है, जब चीफ जस्टिस ने मुझे सुप्रीम कोर्ट की पुश्त पर चहलकदमी के ट्रैक पर बुलाया और अपने साथ चलने का कहा, मगर इस दौरान जो बात हुई उसकी हसासियत को मद्देनज़र रखकर मैं ये मामला चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इन कैमरा जाहिर करना चाहूँगा ताकि उन्हें तरदीद करने का मौका मिले। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस की नाराज़गी की दूसरी वजह मेरी तरफ से उनसे की गई मुलाकात को जाहिर करना हो सकती है। अलबत्ता चीफ जस्टिस ने मुझसे ये मुलाकात जाहिर ना करने के लिए नहीं कहा था।
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस ने काउंसिल के मेंबर्स को मुझसे होने वाली मुलाकात से मुतालिक बताया और कहा गया कि मेरी उनसे सिर्फ एक मुलाकात हुई है। हकीकत में मेरी चीफ जस्टिस से रेफरेंस से मुतालिक 2 मुलाकातें हुई थी। पहली मुलाकात के दौरान चीफ जस्टिस ने मुझे इंटरकॉम के जरिए बुलाया और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरे खिलाफ शिकायत दायर हो चुकी है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने अच्छे तरीके से मेरा इस्तकबाल किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने अपनी टेबल पर पड़े 2 लिफाफों में से दस्तावेजात निकाली और मुझे फराहम की। मैंने इन दस्तावेजात को देखा और झूठे इल्जामात को पढ़कर मैं हैरान हुआ, जिसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने इन तीनों जायदादों को तस्लीम किया जो मेरी अहलिया और बच्चों की मिल्कियत थी। मैंने चीफ जस्टिस से कहा कि मुझे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अपनी अहलिया और बच्चों की जायदादों को क्यों जाहिर करना चाहिए था। मैंने टैक्स ऑर्डिनेंस की ये शिक जोर से पढ़ी कि ये जायदादें उस वक्त जाहिर करना ज़रूरी हैं जब कमिश्नर की तरफ से कोई नोटिस जारी किया गया हो। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने खुद इस शिक का जायज़ा लिया और ये भी देखा कि मुझे कमिश्नर की तरफ से कोई नोटिस मौसूल हुआ है या नहीं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मुझसे सवाल किया कि क्या सदारती रेफरेंस बिना समात के मुस्तरद किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने आर्टिकल 205 को भी देखा और पूछा कि क्या सदारती रेफरेंस दूसरी शिकायतों की तरह है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मुझसे कहा कि मैं ये शिकायत पढ़ूं। जिसके बाद वो दूसरे कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद वापस आए और फिर मैंने उन्हें मुखातिब किया कि सर, आपको और काउंसिल के 2 दीगर जजेस को अपने आप को मुतमईन करना चाहिए। अगर आप लोगों को इस हवाले से मेरी साख पर शक है, मुझसे आप कोई भी सवाल पूछ लें। मैंने चीफ जस्टिस से कहा कि आपके एतमाद के बगैर मैं जज नहीं रहना चाहता। अगर आपको मेरी साख पर शक है तो मैं अपने इस्तीफे के लिए आपको ब्लैंक चेक देता हूं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि ये मुझ पर नहीं है कि मैं आपसे इस्तीफे का मुतालबा करूं। इस मुलाकात के दौरान मैंने दो बार चीफ जस्टिस से रेफरेंस की कॉपी की दरख्वास्त की जो मंजूर नहीं हुई। जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मजीद कहा कि ये पहली मुलाकात खुशगवार थी और जैसे ही मैं मुलाकात के बाद बाहर जाने वाला था तो चीफ जस्टिस ने मुझसे कहा कि ये मुलाकात ऑफ दी रिकॉर्ड थी, यानी कि इसका जिक्र ना किया जाए। मैंने चीफ जस्टिस की मुलाकात को जाहिर ना करने की ख्वाहिश का एहतराम किया, मगर चीफ जस्टिस ने खुद काउंसिल के दीगर मेंबरान से और अपने तहरीरी फैसले में ये मुलाकात जाहिर कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो दूसरी मुलाकात थी जिसका जिक्र मैंने अपने उबूरी जवाब में किया था। पहली मुलाकात में मैंने सदर को ख़त लिखने से मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। पहली मुलाकात के दौरान अवाम को सदारती शिकायत का इल्म नहीं था, लेकिन जब हुकूमत की तरफ से ये बातें जाहिर की गई, मेरी और मेरे ख़ानदान की किरदार कशी की गई, तब मैंने इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए रेफरेंस की कॉपी फराहम करने का मुतालबा किया। इसलिए चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात हुई, मगर चीफ जस्टिस ने जब कॉपी फराहम नहीं की तो मैंने सदर को ख़त लिखने से मुतालिक चीफ जस्टिस को आगाह किया। मैंने पहली मुलाकात को खुफिया रखकर चीफ जस्टिस की ख्वाहिश का एहतराम किया, लेकिन दूसरी मुलाकात से मुतालिक चीफ जस्टिस ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था कि उसे ऑफ द रिकॉर्ड रखना है। जैसे काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस ने मुझसे मुलाकातों और बातचीत को प्राइवेट करार दिया था, लेकिन इंतहाई एहतराम के साथ जब एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस को एक जज के खिलाफ शिकायत भेजता है और चीफ जस्टिस काम के दौरानिए में इस मामले पर मुतालिका जज से अपने चैम्बर में बात करते हैं तो ये मामला प्राइवेट नहीं रहता। इस मामले का वाज़ेह ताल्लुक अदलिया से है। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है और प्राइवेसी का ताल्लुक दरख्वास्त गुजार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से है। इंतहाई एहतराम के साथ चीफ जस्टिस की तरफ से इस बात पर नाराज़ी नाकाबिले फ़हम है, जबकि पहली मुलाकात खुद उन्होंने जाहिर की। इस हकीकत के बावजूद ये मैं नहीं बल्कि चीफ जस्टिस थे जो इस मुलाकात को ऑफ द रिकॉर्ड रखना चाहते थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काउंसिल का फैसला जो चीफ जस्टिस ने तहरीर किया, इसमें पहली मुलाकात से मुताल्लिक ये कहा गया कि मैंने नोट्स लेने के लिए उनसे पेपर और पेंसिल मांगा और उन्होंने फराहम भी किया। इंतहाई एहतराम के साथ चीफ जस्टिस ने शायद मुझसे की गई मुलाकात को ऐसी मुलाकात से कन्फ्यूज़ कर दिया जो उन्होंने शायद किसी और से की हो। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदलिया की आज़ादी को जिसे आइन में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है उसे एक एग्जीक्यूटिव ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए तबाह कर दिया। मैं कानून के मुताबिक किसी भी रेफरेंस का सामना करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे, मेरी अहलिया और बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अदालत से दरख्वास्त की जाती है कि सदर को ख़त लिखने के रेफरेंस को इस ग्राउंड पर ही मुस्तरद किया जाए कि शिकायत गुजार अपने इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम हुए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले में से बाकी तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाए और यह करार दिया जाए कि काउंसिल का फैसला कानून और हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं और इसका दूसरे मामलात पर कोई असर या वज़न नहीं।
اور یہ حکم دیا جائے کہ میری درخواست کی سماعت فل کورٹ کرے جو سپریم کورٹ کے اہل ججز پر مشتمل ہو۔ یہ ہدایت دی جائے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کو شائع نہیں کیا جائے، اگر اس کو شائع ہونا ہے تو پھر میری یہ درخواست بھی ساتھ شائع کی جائے تاکہ پڑھنے والوں کو مکمل تصویر کا پتہ لگے۔ ساتھ ہی جھوٹی شکایت دائر کرنے پر وحید بٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے اور میری اس درخواست کو میری پہلی آئینی درخواست کا حصہ سمجھا جائے۔ 3 دن پہلے خود جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ درخواست دائر کی اور اب سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں درخواست سامنے آئی ہے جس میں ججز کی غیر قانونی نگرانی پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔